जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम KVS PRT मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस रोज दे रहे हैं, जिसमें हमने 17 प्रैक्टिस सेट दे दिए हैं। लेकिन आज जो है मैराथन सेशन है KVS PRT मैथमेटिक्स के लिए, जिसमें सभी टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमने लिए हैं। पहले मैंने इसमें भिन्नों के गुणा जोड़ भाग से प्रश्न लिए हैं, फिर इसमें सरल आवर्त के प्रश्न, इसी तरह से आगे कोण से संबंधित प्रश्न, ज्यामिति खंड से प्रश्न, ऐसे प्रश्न मैंने आज इसमें लिए हैं। हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं KVS PRT मैथमेटिक्स मैराथन। पहले इसमें मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो भिन्न से संबंधित है। भिन्नों से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, और हमने अपने प्रैक्टिस सेशन में जो प्रैक्टिस सेशन हम KVS PRT के लिए मैथमेटिक्स का चला रहे हैं, उसमें हमने ये क्वेश्चन भी करा रखे हैं। क्वेश्चन दिया गया 15/16, 19/20 और 20/25, 34/35 में से सबसे छोटी भिन्न क्या है? द लिस्ट एमोंग द फ्रैक्शन इन दी गई भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखिए, यदि छोटी और बड़ी भिन्न की बात करें तो एक आसान तरीका है, आप केवल दो बातें क्वेश्चन में पकड़ लीजिए, समझ लो क्वेश्चन सही हो जाएगा बिना हल किए ही। क्या है, मैं यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख रहा हूँ, नोट कर ये नोट है। इसमें यह है कि यदि भिन्न के अंश व हर में भिन्न के अंश व हर में अंतर जो डिफरेंस है वो समान हो, तो अंश और हर में दोनों में डिफरेंस समान हो, यानी कि एक का अंतर हो तो और अंश छोटा हो हर से। अंश कैसा होना चाहिए? अंश छोटा हो हर से, तब बड़ी संख्या से बनी भिन्न बड़ी तथा छोटी संख्या से बनी भिन्न छोटी होती है। आप ये बात याद रखें, क्वेश्चन 1 मिनट में आपको क्वेश्चन का आंसर का जवाब मिल जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन जैसे ये कह रहा है कि सबसे छोटी भिन्न क्या है, छोटी और बड़ी भिन्नों की बात करें, जब भी वो छोटी बड़ी भिन्न की बात करें तो आप ये देखें उनमें अंतर समान होना चाहिए। जैसे मैंने नोट पॉइंट में लिखा है, यदि भिन्न के अंश व हर में अंतर समान हो, यानी कि एक का डिफरेंस हो, अंश और हर में दोनों में एक का डिफरेंस हो और अंश छोटा हो हर से, अंश छोटा होना चाहिए हर से, ये भिन्न दी गई है। इसमें अंश जो है वो हर से छोटा है, हर से छोटा हो, तब बड़ी संख्या से बनी भिन्न बड़ी तथा छोटी संख्या से बनी भिन्न छोटी होती है। जैसे क्वेश्चन में हमें दी गई है 15/16 है, 19/20 है और 24/25 है और 34/35 34/35 है, और हमसे वो सबसे छोटी भिन्न की बात कर रहा है। और मैंने ये लिखा है, जब ऐसी कंडीशन हो तो उसमें छोटी संख्या से बनी भिन्न छोटी और बड़ी संख्या से बनाई गई भिन्न बड़ी होती है। ये हमें निकालना है। इसमें देखिए, यहाँ पर दोनों का अंतर 1 है,
इसमें भी अंतर 1 है, इसमें भी अंतर 1 है, इसमें भी अंतर 1 है, तो सब में ऊपर छोटी संख्या क्या है? 15 है। तो 15/16 जो भिन्न होगी वो छोटी होगी, 15/16 भिन्न छोटी होगी। इसका आंसर ऐसे हम प्राप्त कर सकते हैं, इतनी जल्दी से हम इसका आंसर बता सकते हैं यदि आपको ये याद है तो। यदि कंडीशन उल्टी हो जाए, अंश बड़ा हो हर से, अंश बड़ा हो जाए हर से, यहाँ पर अंश छोटा है हर से, और यदि अंश बड़ा हो जाए हर से, परंतु ये बात ध्यान रहे कि दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो ऐसे में ये सब कंडीशन उल्टी हो जाती है। बड़ी संख्या से भिन्न बनी भिन्न छोटी हो जाती है, और छोटी संख्या से बनी भिन्न बड़ी हो जाती है। हम इस तरह से आगे इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर जहां पर भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे ऐसी कंडीशन में, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख कर सकते हैं। आगे जो दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, सेकंड नंबर पर क्वेश्चन हमने लिया है। क्वेश्चन कह रहा है 2/3। क्वेश्चन में 2/3 है और 5/6 है, 11/15 है, 5/6 है और 11/15, और ये दे रखा है 7/8 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न की बात कर रहा है। देखो एक तरीका मैंने आपको इसमें बताया, इसमें दूसरे मेथड से करेंगे। दोनों मेथड आपको आने चाहिए, जोन सा भी समय पे याद हो जाए, कुल मिलाकर आंसर सही हो जाना चाहिए। लार्जेस्ट फ्रैक्शन एवं ये जो भिन्न दी गई हैं इनमें बड़ी भिन्न बतानी है, लार्जेस्ट बड़ी भिन्न हमें बतानी है। हम इसे कैसे करते हैं? इसमें 2/3 को आप 3 से डिवाइड करें, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लेंगे, 6×18 और 6×18। 5/6 है, आप 5 से इसे 0 पॉइंट लगाकर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 50 होगा। तो 6×7=42 और 6×8=48, 8 2 बचेगा, 6×18। 11/15 लिखेंगे आप, 11/15 को 0 लगाकर यहाँ पर दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लेंगे, 110 होगा। और 15×7=105, 15×7=105, 5 बचा, और 15 दिया होगा 45, क्योंकि मैं 2 प्लेस तक इन्हें काट रहा हूँ। 7/8 होगा, 7/8 को जब इससे डिवाइड करेंगे, 7/8 से क्या होगा? 0 इससे से भाग करेंगे तो हो जाएगा 70, जब पॉइंट लगा कर 0 बढ़ाएंगे। और 8×8=64, 6 बचेगा, 8×7=56। अब हमसे वो सबसे बड़ी भिन्न की बात कर रहा है। इनमें देखें, कुछ समय के लिए आप अपने बड़ी छोटी संख्या देखने के लिए पॉइंट को हटा लें। यदि मैं इनका पॉइंट हटाऊं तो ये 66 है, 83 है, 73 और 87। सबसे बड़ी संख्या जो है 87 है, और 87 किसे हल करने पे आया है? 7/8 को हल करने पर मिला है। इसमें सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो 7/8 होगी। हम ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। 2 मेथड से मैंने ये क्वेश्चन कराया, दोनों से इस तरह से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है इनमें से कौन से भिन्नों को जोड़ने पर, इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से भिन्नों को जोड़ने पर परिणाम 1 मिलेगा? Which of the following set of fraction adding will result to 1? इन फ्रैक्शन को ऐड करने पर किनका रिजल्ट 1 होगा, ये हमें बताने हैं। ये तो हमें ऑप्शन से चेक करने होंगे, जो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है क्वेश्चन। पहले ऑप्शन को लेकर चलें। इसमें दिया गया 1/4, 1/2, मैंने हाथों हाथ जोड़ देता हूं, और प्लस 1/2 होगा। यदि मैं इसका एलसीएम लूं यहाँ पर, तो 4 आएगा, 1 + 2 + 2 ये होगा 5/4, ये 5/4 होगा। इसका कोई परिणाम नहीं मिला जो हमसे वो कह रहा है। यदि बी ऑप्शन को देखें, बी ऑप्शन में 8 दे रखा है, एलसीएम 8 आएगा, सबका हर एक है, तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है, 5 + 3 8 और 1 9/8 होगा। इसका भी परिणाम 1 नहीं आ रहा। इसमें देखें, इसमें आप एलसीएम ही इतना आएगा, इसका
क्योंकि तीनों संख्याएं अलग अलग हैं, एलसीएम निकालने के बाद इसका भी परिणाम एक नहीं मिलेगा। इसे हम वैसे ही देख के पता लग रहा है इसका परिणाम एक नहीं होगा। डी ऑप्शन है हमारे पास, जब डी ऑप्शन को हल करें तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 16 होगा, एलसीएम होगा 16। जब एलसीएम इसका हम 16 लेंगे, संख्याएं ये दी गई हैं 3/8, 4/16, 1/4 और 1/8। यदि मैं इसमें से 16 ले लूँ, आप इससे से भाग करेंगे 2 2 3 6 आएगा, प्लस 4, 16 से 16 को भाग करेंगे तो 4 आएगा, और प्लस के यहाँ भी 4 आएगा, आप इससे भाग करेंगे तो 4, 8 दूनी 16 और प्लस के 2 होगा। इन्हें जोड़ें, 6 4 10, 4 14 और 2 16, 16/16, इसका परिणाम हमें 1 मिला। और वो हमसे कह रहा था कि इन सभी फ्रैक्शनों को ऐड करने पर विल बी रिजल्ट टू 1, इनमें से 1 रिजल्ट किसका मिलेगा, तो हमें 1 जो रिजल्ट मिला वो 3/8 का मिला। ये जो भिन्न है 3/8, 4/16, 1/4 और 1/8 का ये रिजल्ट हमें मिला। आगे क्वेश्चन हमने इसमें लिया है सरल आवर्त से। क्वेश्चन है 0.23 और 23 डैश को साधारण भिन्न में बदला जाए तो उसका मान होगा। साधारण भिन्न में बदला जाए तो उसका मान क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 0.3, इसे मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं इनको, क्योंकि जो संख्या बार बार रिपीट हो, जो संख्या बार बार रिपीट होती है, हम ऐसी संख्या को बार लगाकर लिख लेते हैं। ये 2 अंक की संख्या बार बार रिपीट हो रही है, हमने 2 अंक के ऊपर बार लगा दिया, 2 अंक के ऊपर बार लगा लेते हैं। ऐसी संख्या को करने के लिए, ऐसी संख्या को हल करने के लिए हम सबसे पहले उसका बार हटाकर संख्या लिख लेते हैं और हर में उतने ही 9 लगा देते हैं जितनी संख्या के ऊपर बार होता है। इतने ही 9 लगा देंगे जितनी संख्या के ऊपर बार होगा। ये हमें ऑप्शन मिला 23/9, 23/9 हमारा ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे 0.11 के ऊपर बार है, प्लस 0.22 के ऊपर बार है, फिर दिया गया है गुणा में 3। इसकी वैल्यू पूछ रहा है इज इक्वल टू, इसके बराबर क्या वैल्यू होगी ऑप्शन में से, हमसे ये बात पूछ रहा है। हम इसमें पहले से सरल करें, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, इसके ऊपर बार है, इसे हटाकर हम 2 संख्याएं हैं 2 9 लगा लेंगे, प्लस ये 22 है, इसके भी 9 लगा देंगे इसके नीचे, क्योंकि जिन संख्याओं के ऊपर, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा हम उतने ही 9 लगा देते हैं। इसका एलसीएम लें, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 9 9 99, दोनों के हर समान है, एलसीएम एक ही आएगा, तब ऊपर वाली संख्या को हम जोड़ देते हैं। ऊपर वाली संख्या को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यहाँ पर आएगा 3, इन्हें दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 33, और बटे में ये आएगा 33 और ये आएगा 99, यहाँ पर आएगा 99। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, इससे अगर हम इसे काटें तो ये आएगा 3 × 3, 3 × 3, ये 33/33। इससे हम इसे काटेंगे, परिणाम हमारे पास 1 आया और हमें एक ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा था 0.11 के ऊपर बार, प्लस 0.22 के ऊपर बार और गुणा में 3, ये पूछ रहा था। हम इसका बार हटाकर उतने ही 9 लगा लेते हैं जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है, उसके हर में इतने ही 9 लगा लेते हैं। यहाँ पर भी ऐसे किया मैंने, और यहाँ पर भी गुणा में 3 करेंगे। फिर हम इसका एलसीएम ले, दोनों संख्याएं एक हैं, हम इसका एलसीएम लेंगे तो 99 एलसीएम आएगा 99, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ेंगे और गुणा में लिखेंगे 3, गुणा में लिख लेंगे 3।
इसके बाद मैंने इससे इसे काट लिया, ये 33 हुआ, इससे इसे काटने पर 33 से 33 कटा तो हमारे पास 1 मिला, जो हमारे ऑप्शन में दिया गया है। इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ये हमसे पूछ रहा था, इसकी वैल्यू 1 होगी। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है संख्या 23.43 के ऊपर वार है, 23.43 वार का P बटे Q रूप है। P Q पूर्णांक है, P बटे Q रूप है, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक दिए गए हैं। इसे हम P बटे Q के रूप में बनाने के लिए ये 23.43 के ऊपर वार दिया गया है। इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखिए अगर मैं ऐसा लिखूं जैसे 7.5 है, 7.5 है, मैं इसे क्या लिख सकता हूं? मैं इसे 7 प्लस 0.5 लिख सकता हूं, अभी भी 7.5 ही है। अगर ऐड करेंगे, ऐड करने पर यही आएगा 7.5। ये 2.5 है, मैं इसे 2 प्लस 0.5 लिख सकता हूं। 2 प्लस 0.5 हम इसे लिख सकते हैं, ये बनेगा हमारे पास, ये अभी भी 2.5 है। ऐसे ही हम इसे कर सकते हैं, ये 23 है, 23 प्लस 0.43 वार, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं। ऐसा लिख लेंगे हम इसे। इसमें फिर जब हम इस संख्या को ऐसा लिखेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, मैंने अभी अभी एक नियम बताया था कि जब जितनी संख्याओं के ऊपर बार दिया गया हो, हर में उतने ही 9 लिख लेते हैं। जितनी संख्याओं के ऊपर बार दिया गया हो, हर में उतने ही 9 लिख लेते हैं। ये इसे बार को हटाइए, पॉइंट भी हटाकर आप इसके हर में 9 लिख लीजिए। अब देखिए, वैसे तो आंसर यहाँ से ही पता लग रहा है, क्योंकि 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से किसी में भी 3 में 9 नहीं है, 99 केवल एक ही ऑप्शन में आता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो वही सही होगा जिसमें 99 आ रहा है। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर 2320 आएगा और प्लस 43 कर 2320 बटे 99 होगा। ऑप्शन हमें ये मिला, 2320 बटे 99। ऐसे क्वेश्चन को पहले आप अलग अलग, जब आधे पॉइंट से पहले की संख्या पर बार ना दिया गया हो, पॉइंट से बाद में संख्या पर बार हो, तो पहले वाली संख्या को प्लस में अलग कर लिया जाता है, बाद वाली संख्या को अलग। हल करते समय आगे वाली संख्या को ऐसे ही रखें, प्लस लगाकर इसके ऊपर इतने ही 9 लगा दीजिए, जितनी ऊपर संख्या है बार में इतने ही हर में 9 लगा दें, और 9 लगाने के बाद इसका एलसीएम लेकर हल करें। यहाँ से ही पता लग जाता है, एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं होती। यदि दो आंसर सेम है जिनके हर में ऐसा आ रहा है, आंसर में जो आ रहा है, तब हम उसका एलसीएम लेते, जब हम उसे हल करेंगे। वरना यहाँ से हमें 99 किसी भी ऑप्शन में नहीं था, इसमें ही था, आंसर का पता लग रहा था यहाँ से। आगे एक क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन ये है, अनवांछनीय आवर्ती संख्या ये दी गई है के बराबर भिन्न 0.123 के ऊपर बार है। यहाँ पर 3 के ऊपर बार दिया गया है। ऐसी कंडीशन, ये क्वेश्चन कुछ अलग है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में करने के लिए क्वेश्चन को आप जितनी संख्याएं हैं पहले दशमलव और बार हटाकर उस संख्याओं को ऐसा ही लिख लेते हैं। फिर उसके नीचे जितनी संख्याएं हैं उतने 9 लगाइए जितने के ऊपर बार है। जो संख्या दी गई है उनमें से जितनी संख्या के ऊपर बार है हम हर में उतने 9 लगा लेते हैं, और बाकी जितनी संख्याएं बची उनके गिनती कर 0 लगा देते हैं। 2 संख्या बची, 2 0 लगा दिए हमने, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है हम उसे उसमें से घटा देते हैं। 123 में से 12 जाएंगे तो हमारे पास 111 बचेगा बटे में 900। आप इसे 3 से काटें, 3 ही कना 3 तो 3 तिया 9, और इसे 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और
21 बचा 3 सत्ते 21, ये होगा 37/300। ये आएगा हमारे पास 37/300। हम इसे ऐसा कर सकते हैं, ऑप्शन में हमें 37/300 मिला है। अब इससे आगे के क्वेश्चन जो आगे करवाते हैं, ये मैराथन सेशन चल रहा है। आगे के क्वेश्चन ये हैं, कह रहा है यदि एक स्कूल के कुल विद्यार्थियों का 4/7 भाग लड़कियां हैं और शेष भाग लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 211 ज्यादा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 211 ज्यादा है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, ये हमें बतानी है कि स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है। 4/7 ऑफ टोटल स्टूडेंट इन ए स्कूल आर गर्ल्स। टोटल स्टूडेंट में से 4/7 भाग गर्ल्स हैं एंड द रिमेनिंग आर बॉयज, बाकी बचे हुए बॉयज हैं। इफ देयर आर 211 मोर देन गर्ल्स देन बॉयज, देन व्हाट विल बी द नंबर्स ऑफ बॉयज इन द स्कूल। और वो पूछ रहा है हमसे कि इसमें लड़कों की संख्या यदि लड़कियों की संख्या से ज़्यादा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से ज़्यादा है, तब स्कूल में कितने लड़कों की संख्या है, हमें लड़कों की संख्या उसमें बतानी है। हम इसे करते हैं, पहले एक तरफ हमने गर्ल्स माने और एक तरफ बॉय। उसने हमें जो दिया था लड़कियों की संख्या 4/7 है, लड़कियों की जो संख्या है वो 4/7 है, तो लड़कों की संख्या कैसे निकालें, इसमें बाकी तो कुछ दिया नहीं गया। जब 4/7 लड़कों की संख्या है, लड़कियों की संख्या है, तो लड़कों की जो संख्या होगी वो निश्चित ही 3/7 होगी। क्यों? यदि हम इन्हें दोनों को ऐड करें तो इनका परिणाम 1 निकलता है। ये भिन्न में बदले हुए हैं, जब हम इन्हें हल करेंगे तो 1 आएगा। इन दोनों के साथ x लगा दीजिए, क्योंकि हमें इसमें से हल कर मान निकालना है। वो कह रहा है कि लड़कों की संख्या से 211 ज्यादा है, इससे लड़कों की संख्या से लड़कियां 211 ज्यादा हैं। 4/7x माइनस 3/7x इक्वल टू 211 आएगा, 211। इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इसका जो एलसीएम होगा ये 7 होगा, ये आएगा 4x माइनस के 3x इक्वल टू 211। इसमें से इसे घटाएंगे तो x/7 आएगा इक्वल टू 211 बचेगा। हम इस 7 की इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इस 7 की इसके साथ मल्टीप्लाई करें, x इक्वल टू ये होगा 211 गुणा 7। x का जो मान आएगा 7 का ना 7, 7 का ना 7, 7 दूनी 14। ये x की जो वैल्यू निकल कर आई हमारे पास ये 1477 आई, x की वैल्यू 1477। लेकिन हमसे x की वैल्यू नहीं पूछ रहा, हमसे जो पूछ रहा है लड़कों की संख्या की वैल्यू पूछ रहा है। लड़कों की जो संख्या है वो हमने क्या मानी है, 3/7। लड़कों की संख्या मानी है 3/7। x हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है 1477। यदि मैं 7 से इसे भाग करूं 1477 को, तो ये 211 बार जाएगा, 211 बार जाएगा। अब यहाँ पर जो बचा 3 इंटू 211 211 गुणा 3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ही कना 3, 3 ही कना 3 और 3 दूनी 6 होगा। हमारा जो ऑप्शन है ये बी सही होगा, हमारे पास जो ऑप्शन है ये बी सही होगा। जो हमसे पूछ रहा था स्कूल में जो लड़कों की संख्या है वो 633 होगी, 633 होगी। क्वेश्चन देखें दोबारा, अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक स्कूल के कुल विद्यार्थियों का, स्कूल में कुल विद्यार्थी हैं,
कुल विद्यार्थियों का 4/7 भाग लड़कियां हैं, 4/7 भाग लड़कियां हैं और शेष भाग लड़के हैं। जो शेष भाग हैं वो लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 211 ज्यादा है, 211 ज्यादा है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या हमें बतानी थी। हमने एक तरफ गर्ल और एक तरफ बॉय, लड़की और लड़के माने, ये दिया गया था हमें 4/7। 4/7 ये भिन्न के रूप में है, तो जो शेष लड़के बचे वो 3/7 होंगे। दोनों को ऐड करें तो परिणाम 1 निकल कर आएगा। इनमें मैंने दोनों के साथ x लगाया। उसने कहा था हमसे कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों से ज्यादा है, तो ज्यादा वाले में से कम को घटाया। यहाँ पर कितनी 211 ज्यादा है। इसका एलसीएम लेंगे 7, ये होगा 4x - 3x = 211 आएगा। हमने 7 की मल्टीप्लाई इसके साथ करी, यहाँ पर x की जो वैल्यू निकल कर आई है हमें मिली 1477 के रूप 77 मिली। हमसे वो लड़कों की संख्या पूछ रहा था। लड़कों की जो संख्या है वो हमने यहाँ पर लिखी 3/7x आएगा और x की जो वैल्यू है ये हमारे पास 1477 है। 1477 को जब हम x से 7 से भाग करें, 7 से भाग करेंगे तो 211 आएगा। 211 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 633 आएगा। स्कूल में जो लड़कों की संख्या है वो 633 है। तो हमसे पूछ रहा था वो निकल गया। आगे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक त्रिभुज में एक कोण 50 अंश का है, एक त्रिभुज में एक कोण 50 अंश का है तथा शेष दोनों कोणों का अंतर 30 है, शेष दोनों कोणों का अंतर 30 है, तो दोनों में से छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। एक कोण का मान दिया गया था, हम इसे हल कर रहे हैं। कह रहा था इफ one of a triangle is 50 अंश 50 डिग्री and difference between the remaining two angles is 30। यानी कि जो एक कोण है त्रिभुज में, एक कोण 50 अंश का दिया गया है और बाकी जो दो बचे हुए कोण हैं उनका डिफरेंस, उनका जो अंतर है वो 30 है। देन द वैल्यू ऑफ स्मॉलर एंगल्स, छोटा उन दोनों में से जो बचे हुए कोण हैं उन दोनों में से बचा हुआ कोण की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। आप यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लें। इसमें से एक की वैल्यू हमें दी थी, ये ए है, ये बी और ये सी। इसमें से किसी भी एक कोण को मान लीजिए, एक कोण जो दिया गया है वो हमें दिया गया था 50 अंश का है। एक कोण जो दिया गया है वो 50 अंश का दिया गया है। हम इन दोनों को, फिर उसने हमसे ये कहा था कि उन दोनों में जो दोनों का अंतर है वो 30 है। ये वाला जो एंगल है ये मैंने माना x है और ये वाला मान लिया ये y डिग्री है। ये 50 अंश था, ये x अंश और ये y अंश, ऐसा हमने मान लिया। हम जानते हैं, हमने एक फैक्ट करवाया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तीनों कोणों का योग 50 दिया गया है, 50 अंश प्लस x है प्लस y = 180 होगा। तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब यदि हम इसे इधर को ले जाएं, x प्लस के y = 180 - 50, इसमें से इसे घटाएंगे, x प्लस के y ये होगा 130। इक्वेशन नंबर 1 होगा। इक्वेशन नंबर 1 हमने बना ली। फिर हमसे क्वेश्चन जो बात कर रहा था, जितना हमें पहले दिया गया था एंगल में, हमने इसमें बना लिया। अब आगे जो हमसे बात कर रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन है तथा शेष दोनों कोणों का अंतर, जो शेष दो कोण बचे x और y, एक तो ये दिया गया था, तीनों कोणों का हमने योग निकाला, इसका 180 हो। तीनों कोणों की वैल्यू जो होती है, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों की वैल्यू होती है 180। अब हमने इन दोनों का जो अंतर दिया गया है, दोनों का अंतर हमें दिया गया है
x माइनस वाई इक्वल टू 30, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप यहाँ से इस इक्वेशन को जोड़ने पर हल करें, जब हम इसे ऐड करने पर हल करेंगे इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। y वाले पार्ट से y वाला प्लस माइनस में कट जाएंगे, ये होगा 2x इक्वल टू 160। हम 2 से अगर इसे काटें तो x की वैल्यू मिलती है हमें 80, x की वैल्यू मिलेगी हमें 80 मिली। अब हमसे x की वैल्यू हमारे पास निकल आई, कितनी आई 80। हमसे जो पूछ रहा है वो कह रहा कि उन दोनों में जो दोनों का अंतर है, तो उन दोनों का अंतर 30 है जिन कोणों के, उन दोनों कोणों में से छोटे कोण का मान क्या होगा, उन दोनों कोणों में से छोटे कोण का मान क्या होगा, हमें उन दोनों में से छोटे कोण की वैल्यू बतानी है। बिगर निकाले ही आ जाएगा, चाहे इक्वेशन में रख के निकालने को इसी में, ये ऐसे ही आएगा, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 होता है। 80 और 50 130 हुए, और 80 में को जो कमी है वो 50 की है। y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू भी हमारे पास 50 आई, तो छोटे कोण का जो मान होगा, छोटे कोण की वैल्यू होगी 50। ऐसे हम क्वेश्चन को करेंगे। पहले हमें उसने दिया था यदि एक त्रिभुज में एक कोण 50 अंश है, हमने कोई भी एक कोण मान लीजिए 50 अंश, बाकी दो कोणों का अंतर 30 था, तो मैंने x और y दोनों कोण मान लिए। पहले मैंने इसे हल करा, तीनों कोणों को जोड़ा, उसकी वैल्यू 180 रखी, और यहाँ से 50 को इसमें से घटाएंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू 130 आएगी। फिर उसने दोनों का अंतर दिया था, x माइनस वाई इक्वल टू 30 दिया था। इसे हम प्लस माइनस में काट सकते हैं, ये बचेगा 2x इक्वल टू 160। आप 2 से इसे भाग करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 80, परंतु ये नहीं पूछ रहा, वो दोनों में छोटे कोण की बात कर रहा था कि दोनों में छोटा कोण क्या होगा। दोनों में छोटे कोण के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का योग करें 130 होगा, और बाकी जो 180 में को कमी है जो बचा वो y की वैल्यू होगी, और यही हमारे पास छोटा कोण है। हम इस तरह से कोण निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, एक कक्षा के बच्चों से पूछा गया, एक कक्षा के बच्चों से पूछा गया कि उन्हें इनमें से सबसे ज्यादा क्या पसंद है। एक कक्षा के बच्चों से पूछा गया कि उन्हें इनमें से सबसे ज्यादा क्या पसंद है, चाय, कॉफी या दूध। क्लास में छात्रों से पूछा गया है कि चाय, कॉफी, दूध में से क्या पसंद है। चाय, कॉफी और दूध पसंद करने वाले बच्चे कक्षा के कुल बच्चों का क्रम से, इन तीनों को पसंद करने वाले जो छात्र कक्षा में हैं, चाय, कॉफी और दूध को पसंद करने वाले बच्चे कक्षा के कुल बच्चों का 1/2 हैं जो चाय पसंद करते हैं, 1/3 हैं जो कॉफी पसंद करते हैं, और 1/6 हैं जो दूध को पसंद करते हैं। 1/6 क्या है, जो दूध को पसंद करते हैं। यदि 20 विद्यार्थियों को कॉफी पसंद है, यदि 20 विद्यार्थियों को कॉफी पसंद है तो कितने बच्चों को दूध पसंद होगा। 20 विद्यार्थियों को कॉफी अगर पसंद है तो कितने बच्चों को दूध पसंद होगा, ये दूध की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। पहले हमने यहाँ पर लिखा, एक दिया गया है हमें चाय, दूसरा कॉफी दिया गया है, और तीसरा जो है वो हमें दिया गया है दूध। एक चाय है, एक कॉफी और एक दूध, ये हमें दिए गए हैं। अब हमसे जो कह रहा है वो 1/2 चाय पसंद करते हैं, 1/3 दूध कॉफी पसंद करते हैं, और 1/6 दूध को पसंद करते हैं। तो हमसे ये पूछ रहा है कि उनमें से कितने बच्चे दूध को पसंद करेंगे। दूध को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या पूछ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो, ऐसे क्वेश्चन में किसी एक की वैल्यू हमें दी गई होती है, किसी भी एक की वैल्यू हमें दी गई होगी, और जिसकी भी वैल्यू हमें दी गई हो आप उसकी वैल्यू रखकर उसे एक यूनिट के बराबर बना लें, एक यूनिट के बराबर बना लेंगे।
जब वो 1 यूनिट की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो उस यूनिट को उठाकर वहां रखें जिसकी संख्या पूछ रहा था, प्रत्येक के साथ मल्टीप्लाई कर दें, सबकी संख्या निकल जाएगी। इन हमसे जो पूछ रहा है वो दूध के लिए पूछ रहा है, हम दूध का निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू दी थी उसने, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 20। इसे जो कॉपी को पसंद करते हैं वो 20 बच्चे हैं, कॉपी पसंद करने वाले 20 हैं। 1/3 में से कितने हैं 20। यदि मैं 1 यूनिट की वैल्यू इसमें निकालूं, 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो होगी 20 तिया 60। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 20 तिया 60। जब 1 की वैल्यू 60 है तो हमें 1/6 दूध पसंद करते हैं, जो दूध को पसंद कर रहे हैं वो 1/6 है। मल्टीप्लाई करें आप 60 से और 6 धाई 60 होगा। जो दूध को पसंद करने वाले बच्चे थे वो हमारे पास 10 हैं। दूध को पसंद करने वाले बच्चों की जो संख्या है वो कितनी है 10 है। दूध को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 10 आई। देखिए सबसे पहले जो भी दिया गया था आप उन्हें अलग अलग काउंट करें, उसके बाद जो भी वैल्यू दी गई हो उसके साथ लिखें, उसे इस तरह से बना लें, बराबर में बना लें या ऐसे लगाकर बना लें। वहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद जिसकी वैल्यू पूछे, यदि मान लो हमसे वो कॉफी की पूछता कि कॉफी की कितनी, कॉफी पीने वालों की, तो जो कॉफी की संख्या है कॉफी पीने वालों की ये होगी 1/3 गुणा में 60। इससे हम इसे काटेंगे तो 3 दूनी 6, 20 कॉफी पीने वालों की संख्या होगी। यदि चाय पीने वालों की संख्या पूछी जाती तो 1/2 गुणा 60 इक्वल टू, हम इसमें से इसे काटेंगे तो आएगी 30। ये देखिए सबसे ज्यादा चाय को पसंद किया जाता है और कम दूध को पसंद किया जा रहा है। ये आज की जनरेशन है कि सबसे कम दूध और ज्यादा चाय को पसंद किया जा रहा है। ऐसे हम इसमें से सबको निकाल सकते हैं, अधिक इसमें सबसे ज्यादा पसंद चाय है। जो भी पूछेगा आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन ये है, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है। इस त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोणों का योग है। इस त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोणों का योग है। वो हमसे ये पूछ रहा था कि इसमें से किसका क्या योग है। Angle of a triangle, triangles are in the ratio of 2:3, 2:3:5 दिया गया है। The sum of the smallest and largest angles of the triangle is, एंगल जो ट्रायंगल में बनाए गए एंगल हैं उनके रेशियो दिए गए हैं। हमसे वो पूछ रहा था कि सबसे छोटे और सबसे बड़े दोनों कोणों के जो योग होगा वो कितना होगा। हमें क्वेश्चन में दिया गया है, हम ये ट्रायंगल बना लेते हैं। ए है, बी होगा और ये सी। इसकी जो वैल्यू है एक हमें दी गई है, यहाँ पर हमने माना ये 2x है और ये 3x दिया गया है पहले यहाँ, और ये यहाँ पर मैंने 5x मान लिया। कहीं पर भी मान सकते हैं आप, ऐसा कर सकते हैं। ए बी सी ये दी गई है। तब हमसे इसमें जो पूछ रहा है छोटे और बड़े कोणों का योग पूछ रहा है। हम इसमें निकालने के लिए इसे कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि तीनों जो अंतःकोण होते हैं त्रिभुज के, तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 होता है। या आप इसे ऐसे मान लीजिए, चलो ऐसा कर लेते हैं, चित्र बनाकर भी कर सकते हैं या ऐसा कर लीजिए। मैंने इसे माना फर्स्ट और ये सेकंड है और ये दिया गया हमें थर्ड। 3 कोण दिए गए हैं और तीनों का यदि मैं योग करूं तो 180 होगा। फर्स्ट दिया गया है हमारे पास 2x और सेकंड दिया गया है 3x। x मैंने इनके साथ लगा दिया और ये 5x है।
180 इनका जो सम है। आप इसे यहाँ से जोड़ें, 5 और 3 8 होगा, 8 और 2 हुआ 10x इक्वल टू 180। आप इससे इसे काटेंगे, x की वैल्यू आई हमारे पास 18, x की वैल्यू मिली हमें 18। x की वैल्यू 18 है तो सबसे छोटा कोण क्या है 2x। जब 2x में निकालेंगे 2 इंटू 18, 18 दूनी 36। सबसे बड़ा एंगल हमारे पास 5x है तो 5 इंटू 18 और ये होगा 18 पंजे 90। और दोनों के सम की बात कर रहा है, दोनों का सम कितना होगा, ये 36, 9 और 3 होगा 12, 126 अंश दोनों की वैल्यू होगी। हमें ऑप्शन में मिला है 126, ये है। वो हमसे ये पूछ रहा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का रेशियो दिया गया है। जो त्रिभुज के कोण होते हैं, अंतःकोण है, उनका रेशियो हमें 2:5:3 दिया था। आप चित्र बनाकर भी कर सकते हैं तो भी कॉन्सेप्ट यही लगना है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। हम इन तीनों के साथ x जब भी रेशियो में कुछ दिया गया हो तो आप अनुपात में कुछ भी दिया गया हो उसके साथ x को लगा देते हैं। उसके साथ x लगाने से हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। इन सबको हमने जोड़ा, 10 हुए बराबर 180। हमने इससे इसे भाग करा तो x बराबर आया 18। 2x इक्वल टू मिला हमें 2 गुणा 18 बराबर 36। ये हुआ 5x इक्वल टू 5 गुणा 18 आएगा और यहाँ से आया हमारे पास 90, यानी कि 126। दोनों का योग करने के बाद 126 हमें मिला। इससे आगे के क्वेश्चन देखिए, आगे के क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन ये है, वह हमसे पूछ रहा है यदि एक त्रिभुज में एक कोण 50 अंश का है, एक त्रिभुज में एक कोण 50 अंश का है तथा शेष दोनों कोणों का अंतर 30 है, तो दोनों में से छोटे कोण का मान क्या होगा। वह हमसे यही पूछ रहा था कि एक जो कोण है, एक त्रिभुज में एक कोण 50 का है, 50 अंश का, तथा शेष दोनों कोणों का अंतर 30 है, तो दोनों छोटे कोणों का मान कितना होगा। दोनों में से छोटे कोण, जो दोनों में से छोटा कोण होगा उसका मान क्या होगा। द वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 50 डिग्री and difference between the remaining two angles is 30 degree, then the value of smaller angle, सबसे छोटे कोण की वैल्यू क्या होगी, हमसे पूछ रहा है। इसमें हमने ये त्रिभुज बनाया एक, इस त्रिभुज में ये जो कोण था, एक कोण की वैल्यू दी गई है हमें 50 अंश और बाकी जो दो कोण हैं ये x मान लिया और मैंने ये y अंश का मान लिया, x और y मान लिए। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों की जो वैल्यू होती है वो 180 होती है। 50 प्लस x प्लस y इक्वल टू 180, कितना आएगा 180 आएगा। हम इन्हें इसमें से घटा दें, x प्लस वाई इक्वल टू 180 माइनस 50 को इसमें से घटाएंगे, x प्लस वाई इक्वल टू बचेगा 130। कितना आएगा 130। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये हमारे पास बचेगा 130। आगे जो कंडीशन है, आगे कह रहा है वो दोनों कोणों का अंतर, जो दोनों कोण है x और y, इनका जो डिफरेंस है वो 30 दिया गया है, दोनों का डिफरेंस 30 है। तब हम क्या निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस 30 दिया गया है, इससे हम इसे काट सकते हैं, माइनस प्लस के ये 2x होगा इक्वल टू यहाँ पर आएगा 160, इससे ये जाएगा, x की वैल्यू आई हमारे पास 80। और हमसे पूछ रहा है दोनों में से छोटा कोण ये 80 हुआ तो y की वैल्यू ये 130 होंगे, दोनों ऐड करने पर y की वैल्यू होगी 50। जो छोटा कोण है, छोटा कोण भी हमारे पास 50 अंश का होगा।
हम ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का योग होता है। एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का योग होता है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ टू एक्ट एंगल टू एक्यूट था, ये रह गया इसमें लिखने से, एक्यूट था, एक्यूट एंगल, न्यून कोणों को एक्यूट एंगल इज। अब हमसे ये पूछ रहा है कि दो न्यून कोणों का जो योग है वो कितना होगा। राइट एंगल हमने एक ऐसे बना लिया है, ये जो हम होता है ये हमारे पास 90 अंश का है, और ये जो कोण बचा ये भी कितना होगा, न्यून कोण होगा, न्यून कोण होगा। और ये जो यहाँ बचा एंगल ये भी कितना होगा, ये भी न्यून कोण होगा, न्यून कोण। और किसी भी त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग, जो त्रिभुज के अंत्य कोण होते हैं उन तीनों अंत्य कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 होता है। 90 ये अकेला बता रहा है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो दोनों का 90 आएगा। और दो न्यून कोणों का योग 90 अंश होता है। दो न्यून कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। और 90 ऑप्शन में दिया गया है। यदि आप ये बात जानते हैं तो क्वेश्चन को बिना हल किए आंसर लगा सकते हैं। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित मापों में कौन त्रिभुज का निर्माण कर सकता है। हमसे पूछ रहा है ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन एक त्रिभुज की संरचना कर सकता है, त्रिभुज का निर्माण कर सकता है, त्रिभुज बना सकता है, कौन नहीं बना सकता। Which of the following measure can from a triangle, दिए गए जो वैल्यू हैं, माप हैं, इनमें से कौन त्रिभुज की संरचना कर सकता है। हमने आपको दो फैक्ट लिखवाए थे, एक फैक्ट पढ़ाया था उसमें ये था यदि a प्लस बी बड़ा हो c से, a प्लस बी बड़ा हो c से तो त्रिभुज बनता है। a प्लस बी बड़ा हो c से तो त्रिभुज बनेगा। यानी कि दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए तो त्रिभुज बनना संभव होता है। पहला ऑप्शन में दिया गया है 2, 3, 6। यदि मैं इन दोनों को छोटी भुजा है 2 + 3 ये बराबर हैं 6 के, तो त्रिभुज नहीं बना पा रही हैं। दूसरा दिया गया है 3 + 4, दो छोटी भुजाओं का योग बड़ा है किससे, 6 से, ये त्रिभुज बनाएगा, ये त्रिभुज बनाएगा क्योंकि इनका योग 7 है, ये 6 है। आगे और चेक करते हैं 3 + 4 = 7, ये तो दोनों बराबर आ रही हैं, ये भी त्रिभुज की संरचना नहीं करेगा। और आगे फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है 4 + 6, ये छोटा है 12 से, तो ये भी त्रिभुज की संरचना नहीं करेगा। त्रिभुज जब ही बन सकता है जब दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए तो त्रिभुज बनना संभव है। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन में दिया गया है एक से अधिक कोण वाले समद्विबाहु त्रिभुज का न्यून कोण 25 अंश है। यानी कि एक से अधिक कोण वाले समद्विबाहु त्रिभुज का, एक से अधिक जो है वो एक से अधिक है, अधिक कोण वाले समद्विबाहु त्रिभुज का जो न्यून कोण है वो दिया गया है 25 डिग्री। अतः अधिक कोण का मान है, वो पूछ रहे हमसे कि अधिक कोण का मान क्या होगा, न्यून कोण की वैल्यू हमें उसने दी है। एंगल ऑफ ए ऑब्ट्यूज एंगल आइसोलेसिस ट्रायंगल इज 25
डिग्री, उस जो आइसोलेसिस ट्रायंगल है उसका एक कोण दिया गया है हमारे पास, न्यून कोण, वो कितना है 25 डिग्री है। सो द वैल्यू ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, और उसका अधिक कोण क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। हमने एक ये एंगल यहाँ त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज है, इसमें एक कोण की जो वैल्यू है ये 25 डिग्री दी गई है। कितनी दी गई है? 25 डिग्री दी गई है। तब हम और उसने हमसे कहा है कि जो समद्विबाहु है, समद्विबाहु में दोनों जो ये भुजाएं हैं ये समांतर हैं, और इनके सामने बनने वाला जो एंगल होता है वो भी बराबर होता है। समांतर भुजाओं के सामने बनने वाला एंगल कैसा होता है? वो बराबर होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पर 25 प्लस x होगा और प्लस x इक्वल टू 180 अंश आएगा। हम 25 को इसमें से घटाएंगे, ये होगा 2x, कितना होगा 2x इक्वल टू 180 माइनस 25 आएगा। 2x इक्वल टू ये बचेगा हमारे पास, ये होगा 155, 155 x इक्वल टू 155/2। हम इससे यदि इसे भाग करें तो ये हमारे पास आएगा 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पर बचेगा 2 सत्ते 14 और 0.10 यहाँ से आएगा हमारे पास, ये होगा 5, 77.5 अंश ये कोण होगा जो हमसे वो पूछ रहा है। यानी कि उसका जो अधिक कोण होगा वो 77 क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी आएगी? 77 और 77 ही आएगी। दोनों का योग करेंगे तो आएगा 155 प्लस 25, तीनों कोणों का जो योग है, तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 होना चाहिए, यही बात वो कह रहा था। तो x की वैल्यू 77.5 हमें मिल जाती है। इससे आगे क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, ये पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो सीटेट, यूपीटेट या केबीएस पीआरटी, ज़्यादातर केबीएस पीआरटी में आए हुए क्वेश्चन है जो केबीएस पीआरटी में पूछे गए हैं इसी टाइप के, और इसी प्रकार ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। दो संपूरक कोणों का योग, जो दो संपूरक कोण हैं उनका योग दिया गया है, उनका अनुपात रेशियो दिया गया है 2:3 है, तो कोणों की माप होगी। दो संपूरक कोण मैंने पढ़ाया था, कोटिपूरक और संपूरक। कोटिपूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनकी माप 90 अंश हो उन्हें हम कोटिपूरक कोण कहते हैं, और ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। वो हमें संपूरक कोणों का रेशियो दे रहा है, तो पूछ रहा है कि उनकी माप क्या होगी। द रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल 2:3, देन फाइंड द एंगल। दो सप्लीमेंट्री एंगल का जो रेशियो है वो 2:3 है, तब हमें ज्ञात करना है कि ये वो एंगल क्या होंगे। एंगल फर्स्ट और सेकंड ये है, इनका जो योग है वो 180 दिया गया है। इनका जो सम है वो कितना होता है? 180 है। पहला 2 दिया गया है, दूसरा 3 इक्वल टू 180 में इनके साथ जब भी रेशियो में दिया गया हो इनके साथ x इत्यादि लगा देते हैं, जिससे हमें उसकी वैल्यू प्राप्त हो सके। दोनों को जोड़ेंगे तो 5x आएगा इक्वल टू 180 होगा। x की जो वैल्यू हमें मिलेगी 180/5 होगा। 5 दिया 15, 5 दिया 15 और यहाँ पर बचे कितने? 30, 5 छंग 30। x की जो वैल्यू आई हमारे पास ये 36 निकल कर आती है। कितनी हुई? 36। वो हमसे उन दोनों कोणों की माप पूछ रहा है कि वो जो दोनों कोण हैं वो कितने होंगे। पहला कोण 2x है, 2x में हम इसे रखें 2 × 36 इक्वल टू 72 अंश आएगा।
और तीसरा होगा 3x इक्वल टू 3 गुणा कितना होगा 3 गुणा 36, जो x की वैल्यू है वो 36 और 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10, 108 होगी। तो जो कोण हमें दिए गए थे फर्स्ट और सेकंड, एक की माप 72 है और एक की माप 108 आई। ये हमें दोनों कोणों की माप मिली जो हमारे थर्ड ऑप्शन में हमें दी गई है, ऑप्शन सी में 72 और 118। जब भी कोटिपूरक या समपूरक, जब भी कोटिपूरक या समपूरक ऐसे दो कोणों की माप दी गई हो तो कोटिपूरक जो होते हैं वो 90 अंश के होते हैं। जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उन्हें कोटिपूरक कहते हैं। जिन दो कोणों का योग 180 होता है उन्हें समपूरक कहते हैं। हमने दोनों का योग कर कर इसकी वैल्यू लगा दी। इनका रेशियो जो दे रखा होता है उसके साथ x इत्यादि लगा देते हैं हम, बराबर हुआ 180। इन दोनों को जोड़ेंगे 5x बराबर 180 आएगा। हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 36 मिली हमें। अब दोनों कोणों की मापे पूछ रहा था, x की वैल्यू इनके स्थान पर उठा कर रखेंगे जहां भी हमें x दिया गया है। 2x की वैल्यू 36, 2x 2 इंटू 36 72 आएगा, 3 इंटू 36 108 आएगा और दोनों कोणों की माप हमें मिल जाती है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है यदि 54 x और 80 अंश ये तीन दे रखे हैं और 116 अंश एक चतुर्भुज के कोण है तो 3x माइनस 140 की वैल्यू क्या होगी। वो हमसे पूछ रहा है कि 3x माइनस 140 की वैल्यू क्या होगी। इफ 54 डिग्री x डिग्री 80 डिग्री एंड 116 are angle of a quadrilateral then the value of 3x minus 140 is। एक इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, क्वाड्रिलेटर की एक कंडीशन दी गई है। जब क्वाड्रिलेटर पूछा जाए, समांतर चतुर्भुज या चतुर्भुज की बात की जाए तो उसके सभी कोणों की माप 360 होती है। चतुर्भुज के तीनों कोणों की जो माप होती है वो 360 होती है। हमें दिए गए हैं 54 प्लस x प्लस 80 और प्लस 116 इक्वल टू में हमारे पास दिए गए हैं क्या होता है 360। इसकी जो वैल्यू होती है चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों की जो वैल्यू होती है वो 360 होती है। आप इसे इसके साथ जोड़ें, इन्हें सबको इसके साथ जोड़ लीजिए और जो भी माप हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है, पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, फिर जो हमसे पूछ रहा है उसमें x की वैल्यू उठाकर रख देंगे, हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। आप इसे और इसे इन सबको ऐड करें, x प्लस इसे आप जोड़ेंगे तो होगा 116 है, 80 और 54, 6 4 10 का 0 होगा, 8 5 13 14 और एक हासिल का 15 और ये 250 होगा। 250 इक्वल टू 360 आएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो 360 और माइनस 250 होगा। x इक्वल टू जब हम इसमें से इसे घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 110। x की जो वैल्यू आई ये 110 आई। 110 हम 50 में लगाएंगे 360 होगा 250 में जोड़ने पर, ये हमें मिली। फिर हमसे पूछ रहा है वो किसकी वैल्यू 3x माइनस 140 की वैल्यू, 3x माइनस 140 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है 3x माइनस 140। मैं इसमें x की वैल्यू लगा दूं, x की वैल्यू थी 110 माइनस 140 होगा, इसे कि इसके साथ मल्टीप्लाई करें 0 3 का ना 3 और माइनस के 140। इसमें से इसे घटाएं हम तो हमें जो वैल्यू मिलेगी हमारे पास ये 140 है, एक 0 का 0 आएगा, 13 में से 4 गए तो 9 बचेगा और 2 में से 190 हमें मिलेगा और 190 हमारे पास ये दिया गया है। वो हमसे पूछ रहा था
कि 3x माइनस 140 का मान क्या होगा। हम इसमें से इसे घटा देंगे। पहले हमने जो क्वाड्रिलेटर होता है, जो चतुर्भुज दिया गया हो, उसके सभी अंतःकोणों की जो माप होती है वो 360 होती है। मैंने इन सब का योग कर 360 किया। जो दिए गए थे उन्हें ऐड करने के बाद 250 आया। 250 को 360 में से घटाएंगे और x की वैल्यू मिलेगी हमें 110। हमसे जो पूछ रहा है वो 3x माइनस 140 की वैल्यू पूछ रहा है। 3 गुणा 110, 110 की वैल्यू आप इसमें लगा दें, माइनस 140 होगा। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस की 140, और इसमें से इसे घटाने पर आएगा 190। आगे के क्वेश्चन लेते हैं। इससे आगे क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन दिया गया है, यदि a स्टार b इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस ab हो तो 5 स्टार 2 प्लस 5 स्टार 3 इक्वल टू क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर परीक्षाओं में बनते हैं। ऐसे क्वेश्चनों पर ऐसे पैटर्नों पर क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं। हमारे पास a स्टार b दिया गया है, a स्टार b, और वो हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इसके जो ऑप्शन है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ए में दिया गया है ऑप्शन ए में 20 है और बी ऑप्शन में 24 है, सी ऑप्शन में 30 दिया गया है, डी ऑप्शन में 36। ये इसके ऑप्शन में दिया गया है। अब हमसे पूछ रहा है, ये हमें दिया था 2a माइनस 3b प्लस ab। जो 5 स्टार 2 है, जब भी ऐसे क्वेश्चन बने तो जो हमें दिए गए हैं, एक को उसमें a माने, एक को b माने, उनकी वैल्यू इक्वेशन में रखकर दोनों को हल कर कर, यदि ऐड करने की बात कही है ऐड करें, घटाने की बात कही है घटा दें, या गुणा की बात की है तो गुणा करें, तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। हमारे पास a के स्थान पर 5 है और b के स्थान पर 2 है। इसमें a के स्थान पर रखेंगे हम 5 और b के स्थान पर रखेंगे 2। 2 इंटू 5 होगा प्लस 3, और b के स्थान पर 2 है, प्लस ये आएगा 5 इंटू 2। आप इन दोनों की गुणा करें 10 आएगा, और माइनस है यहाँ पर, 3 दूना 6 होगा, 5 दूना 10, 10 और 10 20, और 20 में से हम 6 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 14, यानी कि 14। 5 स्टार 2, 5 स्टार 2 की वैल्यू हमें मिली 14, 5 स्टार 2 की। अब हमें निकालनी है 5 स्टार 3 की वैल्यू। इसकी वैल्यू निकालेंगे 5 स्टार 3, ये a है, ये b, आप इसमें रखें। 2 इंटू 5 आएगा, माइनस के 3 इंटू 3 होगा, और प्लस ए बी दिया गया है 5 इंटू 3 आएगा। दोनों इसे हल करें, 5 दूना 10, माइनस 9 आएगा, और प्लस 5 दिया 15। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 होगा, और 25 में से 9 घटा दिए जाएं, 25 माइनस 9, 25 में से 9 घटाएं तो 16 बचेगा। लेकिन हमारा ये आंसर नहीं है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था 5 स्टार 2 प्लस 5 स्टार 3 इक्वल टू क्या होगा। दोनों को जोड़ दें, 14 प्लस 16 इक्वल टू 30 आएगा। 30 हमें इस ऑप्शन में दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चनों को हम ऐसा करेंगे। आगे क्वेश्चन दिया है, हमें बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्याओं का, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 है। इस क्रम की तीसरी संख्या क्या है। इस क्रम की तीसरी संख्या क्या होगी। बहुत आसान सरल क्वेश्चन है।
हमसे क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स अरेंज्ड इन ए इंक्रीजिंग ऑर्डर इज 98। कि 7 जो हैं वो कंसेक्यूटिव 7 कंसेक्यूटिव नंबर दिए गए हैं जो बढ़ते क्रम में हैं और उनका योग सबका जो सम है वो कितना दिया गया है 98 दिया गया है। व्हाट इज द थर्ड नंबर्स इन दिस ऑर्डर, और इस ऑर्डर में तीसरा नंबर क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। पहले वो कह रहा है हमसे 7 बढ़ते क्रम में 7 क्रमागत सम संख्याएं दी गई हैं बढ़ते क्रम में। मैंने इसे ऐसे हल करते हैं, चलो हम ये लाइन पर आप 7 नंबर दर्शा दीजिए 1 2 3 4 5 6 और एक 7, हमने ये दर्शा दिया। अब हमें इनका जो योग होता है उसे कहते हैं मीन वैल्यू, माध्य मान। हमें मीन वैल्यू दी गई है। मीन वैल्यू क्या होती है, दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो उनका जो हमें योग दिया गया था वो 98 है। कितना है 98 बटे संख्याएं, कितनी संख्याएं बढ़ते क्रम में हमें दी गई हैं 7 संख्या। आप इससे इसे काटें तो ये हमें प्राप्त होगा 14। 7 से इसे काटेंगे 7 ही करना 7, यहाँ पर 2 बचेगा और 7 चौक 28। अब हमारे पास ये 7 नंबर दिए गए हैं। कितने नंबर दिए गए हैं 7 नंबर दिए गए हैं। इसमें 3 इधर को छोड़ें और 3 इधर को छोड़ें, ये मध्यमान होगा। ये हमें मिला, ये कितना मिला हमारे पास 14। 20 की वैल्यू हमें मिल गई है 14 आई। अब इससे आगे क्या है, सम संख्याएं दी गई हैं 7 सम संख्याएं। तो इधर को चलेंगे, ये होंगी 16, इधर 18 और ये 20 होंगी 12, 10 और 8 आएगा। वो हमसे जो पूछ रहा है, हमसे तीसरे स्थान पर कौन सी संख्या होगी 8, 10, 12। तो तीसरे स्थान पर जो होगी वो 12 नंबर होगी। इसके वैल्यू हमें मिली 12। हम दूसरी कंडीशन में इस क्वेश्चन को ऐसा भी कर सकते हैं, यदि ये मेथड नहीं याद है तो तब ऐसा कर सकते हैं। हम पहला जो कंसेक्यूटिव नंबर है वो हमने x माना, प्लस दूसरा x प्लस के 2 और तीसरा x प्लस 3, चौथा मानेंगे x प्लस 4, पांचवा होगा x प्लस 5 और छठा होगा x प्लस 6 और सातवां x प्लस 7 इक्वल टू 98 दिया गया। हम इसे ऐसा मान लेंगे। इन सबको जोड़ें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 x होंगे। 2 3 5, 5 3 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 और वो हमसे जो पूछ रहा था क्रम से नंबर पूछ रहा था कि इनके क्रमागत नंबर कितने होंगे, ये हमसे पूछ रहा था। उसमें ये जो आएंगे हमारे पास, ये आएंगे, ये सम संख्याओं को पूछ रहा था। यहाँ पर 2 होगा, ये होगा 4, ये 6 होगा 6 और ये आएगा हमारे पास 8, ये 10 होगा और ये होगा 12, क्योंकि वो सम संख्याओं की बात हमसे कर रहा था। पहली में x है, फिर 2 है, 2 4 6 8 10 और ये 12। जब हम इन्हें ऐड करें 2 और 2 4, 6 होगा, 6 12 है, 12 और 8 होगा 20, 20 30 हुआ, 30 और 12 हुआ प्लस 42, 42 हुआ। ये 98, आप इसमें से इसे घटाएंगे 7x इक्वल टू 98 माइनस 42 करेंगे तो 7x, यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी ये हमें मिलेगी 56, यानी कि 56 मिलेगी। और हम x का मान निकाल सकते हैं 56 बटे 7, 7 अट्ठे होते हैं 56, x की वैल्यू निकल कर आएगी 8। x की वैल्यू मिली हमें 8। तो हमारे पास जो x की वैल्यू 8 है वो हमसे पूछ रहा था कि तीसरे नंबर पर क्या होगा। तो तीसरी जो संख्या है वो ये है, जो तीसरा है x प्लस के 4 है। आप x के स्थान पर 8 रखें तो 12 मिली। इस कंडीशन से करें या इस कंडीशन से करें, दोनों से आंसर सेम ही आएगा।
तभी हमारा क्वेश्चन सही हो पाएगा। कोई सी भी कंडीशन से करें, दोनों से आंसर सही आएगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। ऐसा ही क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। यदि 5 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, 5 अभी क्वेश्चन करवाया गया है बिल्कुल जस्ट 1 2 3 4 5, इनका जो मध्यमान मीन वैल्यू दी है, मध्यमान जो दिया गया है वो 20 है, और मध्यमान के बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, दी गई संख्याओं की संख्या। तो दी गई संख्या कितनी है, 5, कुल संख्या है 5 है, और संख्याओं का योग कितना है 20। आप इसे हल करें तो आएगा हमारे पास 4। अब क्रमागत नंबर की बात कर रहा है हमसे, हम प्रथम 3 संख्याओं का, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। तो जो ये संख्या हमें 20 वाली मिली यहाँ पर, ये हमारे पास आई 4। इससे आगे चलेंगे 5 आएगा, 6 आएगा, ये होगा 3 और ये होगा 2। हमसे 3 संख्याओं का योग पूछ रहा था। 3 संख्याएं हैं 2 + 3 + 4 = 9। इन 3 संख्याओं का योग हमसे पूछ रहा था। तीनों संख्याओं का जो योग है ये हमें मिला 9 है। 3 संख्याओं का योग कितना है, 9 हमें मिला। वो हमसे तीनों संख्याओं का योग पूछ रहा था कि तीनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 9 है। आगे हमसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला है, यह है जब किसी संख्या में 32 जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या में 32 जोड़ा जाता है तो गुणनफल मूल संख्या से 16 कम हो जाता है। कोई संख्या है, किसी संख्या में 32 जोड़ा जाता है और उसका जो गुणनफल है वो मूल संख्या से 16 कम हो जाता है, तो वह संख्या क्या होगी। हमसे पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए कि वह संख्या क्या होगी। हमसे वो ये पूछ रहा था कि मूल संख्या क्या होगी। जब किसी संख्या में 32 जोड़ा जाता है तो गुणनफल मूल संख्या 32 जोड़ा जाता है और गुणनफल जो है मूल संख्या से 16 कम हो जाता है। और जो 32 जोड़ा जाता है उसमें, इसमें एक लाइन मिस्टेक है, क्वेश्चन में छूट गई है, उसमें 5 से गुणा की जाती है। ऐसे में क्वेश्चन बना रहा हूँ यहाँ पर, x हमने कोई संख्या ली, इसमें जोड़ा गया 32 और ये कह रहा है कि इसमें जब 5 से गुणा की जाए, कितने से, 5 गुना हो जाए तो मूल संख्या से 16 कम हो जाता है। जब किसी संख्या में 32 जोड़ा जाता है तो उसका जो गुणनफल है वो 5 गुना, 5 से गुणा की जाए गुणनफल को, तो वो कितना, मूल संख्या से 16 कम हो जाता है। इसकी अंदर गुणा करेंगे, ये होगा 5x + 5 दूनी 10, 0 आएगा, और 5 तिया 15, 1 16, 160 आएगा, बराबर होगा x - 16। हम x को इधर लाएंगे तो ये होगा 5x - x = जब इसे इधर लाएंगे तो ये होगा -116 और -160 होगा, ये बचेगा 4x = ये 6 आएगा, ये 7 और -176। x = -176 बटे 4 होगा। जब मैं इसे इससे भाग करूंगा तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16, माइनस क्या आएगा, x की वैल्यू -144 होगी। x की वैल्यू क्या होगी, -144 होगी। इस तरह से हम इसे क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन में एक लाइन मिस्टेक थी कि इसका जो गुणनफल है जब इसमें 5 से गुणा करते हैं तो ये मूल संख्या से 16 कम हो जाता है। ये थी इसकी कंडीशन। तब हम क्या आगे क्वेश्चन हल करेंगे।
आगे क्वेश्चन दिया गया, ये हमारा जो आंसर था इसका ये आया -44। कितना आया? -44 आया। फिर क्वेश्चन कह रहा है हमसे आगे, यदि एक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वो कह रहा है हमसे, यदि एक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम को जोड़ने पर 6 हो जाता है, तब उसके वर्ग एवं उसके व्युत्क्रम के वर्ग के जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। कोई संख्या दी गई है, उस संख्या और उसके व्युत्क्रम को जोड़ने पर हमने माना कि वह संख्या x है। वो जो संख्या उसने दी है वो संख्या क्या है? x है, हमने ऐसा मान लिया। फिर वो कह रहा उसके व्युत्क्रम को, उसका जो व्युत्क्रम है ये कितना है? 1/x है। उसके व्युत्क्रम को जोड़ने पर कितना? 6 हो जाता है। x और संख्या के व्युत्क्रम को जोड़ने पर x हो जाता है। तब हमसे वो पूछ रहा है कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसी कंडीशन करने के लिए आप दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहले तो जो इक्वेशन नंबर 1 है, आप इसका दोनों तरफ वर्ग कर दें। जब हम इसका दोनों तरफ वर्ग करेंगे, x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर होगा। इसका वर्ग खोलें आप तो ये होगा x² प्लस 1/x² और प्लस के होगा, प्लस के आएगा हमारे पास 2x × 1/x। ये हमारे पास होगा और बराबर में 6 का वर्ग जो होगा ये 36 आएगा। हम इससे इसे काट सकते हैं, हमारे पास बचेगा x² प्लस 1/x² बराबर 36 और माइनस के 2 होगा। x² प्लस 1/x² इक्वल टू 36 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 34, आएगा हमारे पास 34। अब आप इतना बड़ा क्वेश्चन ना कर आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, या इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरे मेथड से ये होता है, जब हमें कहीं पर भी ये दिया गया हो x² प्लस 1/x², यानी कि किसी संख्या का वर्ग और प्लस उसका व्युत्क्रम दिया गया हो, तब ऐसी कंडीशन को हम a² - 2 लिखते हैं। इसे हम a² - 2 के बराबर मानते हैं। ऐसा करने पर जो हमें बराबर में दिया गया हो उसे हम a की वैल्यू मान लेते हैं और उसे इसमें क्वेश्चन में रखें। ऐसे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, माइनस के 2 होगा तो ये होगा 36 - 2 इक्वल टू 34 होगा। और ये हमारे ऑप्शन में मिला, थर्ड ऑप्शन में। मैंने आज ही आपको लगभग 25, 26 या 27 सवाल के आसपास सवाल करवा दिए हैं, क्वेश्चन करवाए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं KVS PRT मैथमेटिक्स में, वो क्वेश्चन, वो सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने लेने की पूरा प्रयास किया है। आगे जो भी बचे हुए खंड हैं या जिनसे ज़्यादातर अधिक क्वेश्चन KVS PRT में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं अगली मैराथन आने वाले संडे या एक आध दिन में बीच में किसी भी दिन आपको दे दी जाएगी। और जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जैसे पीछे हम 17 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं, ये प्रैक्टिस सेशन लगातार चलता रहेगा, कंटिन्यू रोज आपको ये प्रैक्टिस मिलती रहेगी। बाकी उसमें भी इम्पोर्टेंट सवाल करवाए जाते हैं। यहाँ पर सब सवालों का मिश्रण, सब क्वेश्चनों का मिश्रण मैराथन में दिया जाता है। और बाकी जो हम प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं उसमें टॉपिक वाइज और फैक्ट, जिन भी सूत्रों पर या जिन टॉपिकों पर सवाल आते हैं वहाँ पर मैं एक एक टॉपिक पर 5-5, 6-6 क्वेश्चन करवाता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। हमारा प्रयास आपके लिए कैसा रहा ये हमें कमेंट कर बताएं।
हमारे एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। हमें कमेंट कर कर बताएं कि हम आपके लिए जो प्रयास कर रहे हैं ये कैसा है, हमारी क्लास कैसी लगती है, ये हमें बताएं। हमारे एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में 2 फरवरी से एक न्यू सफलता बैच यूपी टेट का प्रारंभ होने जा रहा है। जो भी भाई बहन उसमें इच्छुक हैं तैयारी करने के, आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आपको एक KVS PRT में जिस दिन भी पेपर होगा हम आपको दिखाएंगे कि हमने कितने क्वेश्चन करवाए। जिस भी मेथड के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन KVS परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। हम ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने ढूंढ ढूंढ कर खोज कर लाते हैं। आप हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं हमारा प्रयास कैसा रहा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।